अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मिड वीक तक हम पहुंच चुके हैं। दिस वेडनेसडे आई होप इज़ बेनिफिशियल एंड फुल ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। आज ज़रा प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे बर्निंग दिल्ली के हवाले से, यानी दिल्ली में जिस तरह के दंगे हो रहे हैं इसकी आपको कोई सानी नहीं मिलेगा। आई थिंक द लास्ट टाइम इट गॉट सो हीटेड अप वाज प्रॉबली बैक इन द 70s और द 80s, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन की बात की जाती थी, जब पंजाब में दंगे हो रहे थे बिकॉज ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो जिस तरह के हिंदू मुस्लिम फसादात किए जा रहे हैं, आई थिंक इसका कोई सानी आपको नहीं मिलता। एक तरह से फिर 2002 गुजरात की याद ताज़ा हो जाती है एंड पीपल आर वंडरिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन इंडिया। ख़ास तौर पे क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की विज़िट थी और इसको बहुत बड़ी विज़िट माना जा रहा था। बड़ी तैयारियों के साथ उनको वेलकम किया था। नमस्ते ट्रंप का इसका टाइटल था। इस पूरी की पूरी जो उनकी ट्रिप था, पहले वो अहमदाबाद पहुँच पाते, फिर दिल्ली पहुँचे, लेकिन उनके दिल्ली में पहुँचते ही पता नहीं क्या हुआ कि फसादात की एक फ़िज़ा फूट पड़ी। अगर आप इन वीडियोज़ को गौर से देखें तो जो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स थे जो कि वहाँ के सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट थी, ये दिसंबर से जारी है, लेकिन अब बाकायदा इन धरनों को, इन प्रोटेस्ट को उठाया जा रहा है और बड़ा वायलेंटली। देख सकते हैं आप इसमें कि RSS के जो नुमाइंदेगान हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, वो सड़कों पे खुलेआम तशद्दुद कर रहे हैं मुसलमानों पे और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। इस वक्त आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस के वहाँ होने के बावजूद कोई इनको जो ना मदद नहीं मिल रही। और सिर्फ ये नहीं कि प्रोटेस्टर्स के साथ ये किया जा रहा है, बल्कि जो नेबरहुड्स हैं, जो ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ उनकी इमलाक को, उनकी दुकानों को, उनके कारोबार को बाकायदा जलाया जा रहा है। लोगों को सड़कों पर रोक कर उनके शनाख्ती कार्ड मांगे जाते हैं और शनाख्त हो जाने पर बाकायदा उनसे इंसिस्ट किया जाता है कि जय राम जी के आपने नारे लगाने हैं, और ये बिलखुसूस मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। कल हमने ऐसे मनाज़िर भी देखे कि इन मोहल्लों में, दिल्ली में जो मसाजिद हैं उनका तकद्दुस भी पामाल किया गया। बिल्कुल बाबरी मस्जिद वाला धावा बोला गया उनके ऊपर, और मीनारों पे चढ़ के, गुंबद पे चढ़ के उनको तोड़ने की, उसको तकलीफ पहुँचाने की, उसको मस्मार करने की कोशिशें हमारे सामने आई हैं। एंड इट इज़ रियली कंपेलिंग, और ये बहुत ही एक इंसानियत सोज मौका है कि इनके तमाम सियासतदानों की तरफ से करार खामोशी है। ख़ास तौर पर लोग इस पर केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जो अवामी पार्टी है और लोगों के हक की बात करती है, ट्राई पार्टी निज़ाम को लेके आने की बात करती है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं उठी। ऑन द अदर हैंड इंडियन मीडिया भी बड़ा अजीब है। वहाँ पे लोगों के यानी जानो माल को नुकसान पहुँच रहा है, इतनी तकलीफ़ में हैं, लेकिन उनको तकलीफ़ सिर्फ इस बात की हुई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि दिल्ली में मौजूद थे और वहाँ पर लोगों को एड्रेस करते हुए, एक बहुत बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ क्यों कर दी। इसके ऊपर इंडियन मीडिया का क्या रद्द अमल आया है, ये हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर में आपको हम दिखा पाएंगे। इंडियन प्रोटेस्ट हम आपको दिखा रहे थे, बट आई वाज सरप्राइज क्योंकि इनके तज्जियाकार बाकायदा प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये सवाल कर रहे थे कि आप तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात कर रहे हैं, अब ये क्या हुआ कि इंडिया आइसोलेट होता चला जा रहा है। अगर आप इस तारीख को याद रखें, और कल बाय द वे वी हैव अ स्पेशल शो, कल ही का दिन था 27 फरवरी, जब इंडिया को एक बहुत बड़ा शॉक या सरप्राइज मिला था। उनको यकीन नहीं था कि जो वो झूठ का पलंदा दुनिया के सामने रख रहे हैं, बालाकोट के अटैक के नाम पर, पुलवामा का बदला लेने के नाम पर, वो इतनी बुरी तरीके से, भोंडे तरीके से उनके गले में आ अटकेगा। पाकिस्तान के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट को कल 1 साल मुकम्मल होता है, और इसी हवाले से हम देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में एक जश्न कैसी फिजा है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी शाहीनों ने तारीख रकम की है। कल आपको बताते चलें कि मुल्क भर में जश्न होगा, और इसमें सबसे पहले फ्लाई पास्ट आप देख सकेंगे कराची के जो मकीन है, आप सी व्यू पे देख सकेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी 9:30 बजे एक फ्लाई पास्ट होगा, उसमें 2 ज़बरदस्त फॉर्मेशंस होंगी। तो आप कहीं भी हैं, इन नज़ारों से ज़रूर महसूस होइएगा, और फिर बार बार पूरा दिन हम इस तारीख को दोहराएंगे भी कि किस तरह झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन इंडिया के साथ जो हुआ है उसका रिएक्शन। एंड आई फील कि अगर हम पूरे साल में देखें, ये बात मैं बहुत आजिज़ी के साथ कहना चाहूँगी कि इंडिया के सामने बहुत सारे ऐसे मौके आए इस पूरे 1 साल में, जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जब उनका हर कहा हुआ झूठ, या बल्कि हर वो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो वहाँ पे बड़ा बढ़ चढ़ कर बोलते थे, उनकी काफ़ी सुबकी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंडियन मीडिया का रिएक्शन, जब प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान की तारीफ भारत की सरजमीन पे कर रहे थे। लेट्स टेक अ लुक। आइए जनाब,
किसकी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये वो सवाल है जो इंडियन मीडिया कर रहा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने तारीफ़ क्यों की। और मेरे ख्याल में अगर आपने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी एक देखी हो, उसमें बाकायदा इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट ने उनसे ये सवाल करने की कोशिश की कि जी भारत में तो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी यानी दहशतगर्द आ रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे। एंड वंस अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप रीइटरेटेड, मेरे ख्याल में ये उनकी कोशिश थी कि कोई पाकिस्तान खिलाफ बयान आ जाए जिसके साथ उनके मीडिया की चांदी हो जाए, दे मे हैव अ फील्ड डे विद इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये मौका नहीं मिल सका। इस पर काफ़ी तकलीफ भी है, लेकिन आपको बताते चलें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात को रीइटरेट किया है कि उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से और अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेडवे दैट इज़ बीइंग डन। और मेरे ख्याल में जब हम बात करते हैं FATF ग्रे लिस्ट की, जिस तरह उसके 27 पॉइंट्स हैं और उस पर भी पाकिस्तान काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में आपने ये भी, बल्कि गुज़िश्ता दिनों में आपने ये भी देखा कि UN सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इट्स अ मेजर टर्न अराउंड टेररिज्म से टूरिज्म की तरफ, जहां करतारपुर को उन्होंने विजिट किया, बालाई इलाका जात की बात की, एंड आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली दैट मेक्स पाकिस्तानीज़ प्राउड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। दुश्मन के दांत खट्टे होने के बाद ज़रा दांतों का भी जिक्र हमारे अपने लिए भी अच्छा है। ये बात करेंगे कि घर में आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर छोटे बच्चे हों, ओरल हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। विल टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहा यह जाता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल हो, लेकिन जो लोग हमारे मुल्क में शोबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, एक तरफ आप देखें कि हमारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर हर शाम को आपको बावर कराता है कौमी मसाइल के ऊपर कि जी आटा, चीनी, दाल, सब चीज़ें इतनी महंगी हैं कि एक आम आदमी की रसाई से दूर निकल गई हैं। लेकिन फिर माशाअल्लाह से अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है हमारे मुल्क में, वो भी एहसास नहीं करते। वो लोग जब अपनी खुशी मनाने जाते हैं तो वो मेरे ख्याल में वो लाइन क्रॉस करना, वो सरहद, वो बाउंड्री क्या है जिसमें आप एक खुशी एक तरीके से मना रहे हैं, ज़रा क्लास के साथ मना रहे हैं, और कभी आप बिल्कुल ही एक्सेस में जा रहे हैं। ज़रा आपको एक्सेस का एक और नमूना दिखाते हैं। आज पूरे मेरे ख्याल में 24 घंटे गुजर चुके हैं, एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ हुआ है। एक खातून ने अपने रूसी जोड़े के लिए पूरे ही तंबू का मेरे ख्याल में उसको सिलेक्ट कर दिया कि मैं तंबू में सिर्फ शादी नहीं करूँगी, मैं तंबू पहन के भी जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं इनके गरारे की जो तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त, वीडियोस जो चल रही हैं, वो माशाल्लाह से 100 किलो वज़नी है। और ये ट्रेल ऐसा है कि आधे स्टेज पे ये बैठा हुआ था। मेरे ख्याल में ख़ानदान के काफ़ी लोगों को इस बात पर भी इख्तलाफ हुआ होगा कि हम कहाँ जाएँ, तस्वीर में सिर्फ गरारा आ रहा है, हम नहीं आ सकते। आइए आपके इसके ऊपर जो लोगों के फीडबैक है, जो कॉमेंट्स हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको फजूल खर्ची कहा है। कोई एक भी मैंने कॉमेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी ने तारीफ़ की हो कि आपने बड़ा शाकार किया है। लेकिन जी दिल की खुशी है और शौक का कोई मोल नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 100 किलो वजनी लंबा गरारा। लेकिन अब ज़रा वापस आते हैं अपने आज के मौजू के ऊपर। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि हम बात करेंगे आज ओरल हाइजीन के हवाले से। कई लोगों का ख्याल होता है कि बच्चों को अच्छी आदतें तब दिलवाएंगे या ओरल हाइजीन के बारे में तब फिक्र करनी चाहिए जब उनके पक्के दांत, यानी दूध के दांत गिर जाएं और पक्के दांत निकल आएँ। आप उनको तब बताएं कि अब भाई यही दांत हैं, ये गिरेंगे भी नहीं और ये सारी ज़िंदगी चलाने, तो इनको साफ़ सुथरा रखें। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये दूध के दांत, मिल्क टीथ या बेबी टीथ जिनको कहा जाता है, तभी वो टाइम होता है कि जब आपने बच्चे को ओरल हाइजीन के बारे में, दांतों की सफाई के बारे में, अपना ख्याल रखने के हवाले से डिसिप्लिन करना है। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। डॉक्टर साहब बताइए कि लोगों को क्यों लगता है कि दूध के दांत का तो ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है? देखिए, ये जो टॉपिक चूज़ किया आपने, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली कि हमने नॉर्मली जो परमानेंट दांत होते हैं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि बस उसी की केयर करनी है, वही दांत है और उसी को फॉलो। जब तक हम दूध के दांत, ये जो बेसिक टीथ होते हैं जिसे हम मिल्क टीथ कह रहे हैं, आपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया, उसकी केयर नहीं करेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं देंगे, तो सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। एक तो ये कि अगर वो दांत उनमें कीड़ा लग जाए या कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो जी निकाल दिया। निकाल देने के बाद जिस जगह से वो दांत निकला है
जो परमानेंट दांत है उसने उसी के नीचे से आना है ना, उसको फॉलो करता है वो। अच्छा, ये तो चले डॉक्टर साहब कैविटीज की बात है, जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। एक तो सबसे पहले बच्चे के जो दांत निकलने की उम्र होती है वो क्या होती है? पहला जो सर्फेसिंग क्राउनिंग होने लगती है वो किस एज में होती है बच्चे की? सबसे जो बच्चे की बेसिक एज है जिसमें उसका पहला दूध का दांत आता है वो अराउंड 5 to 6 मंथ 5 to 6 मंथ्स है। 5 to 6 मंथ में दांत आता है और लिटरेचर में डिफरेंट चीज़ें कही गई हैं। 5 to 7 मंथ में भी आ जाता है, 6 to 7 मंथ में भी आ जाता है, लेकिन आइडियल एज इज 5 to 6 मंथ। और लोग इसको निशानी मानते हैं कि जैसे ये दूध के दांत नजर आने लगे तो बच्चा आप ठोस ग़िज़ा की तरफ जा सकता है। एग्जैक्टली पता देखे ना, आपने भी बात की कि ठोस ग़िज़ा की तरफ जाए, उससे पहले क्या कहता है, मतलब सॉफ्ट डाइट खा रहे थे, तो जब वो थोड़ी सी हार्ड फूड की तरफ आता है वो इसलिए होता है कि दांत निकल गए, अब जॉ की डेवलपमेंट होनी है, आई मीन उसके जो हड्डी है, जबड़ा है, उसको वो ग्रो करेगा। तो जब वो थोड़ी हार्ड चीजें खाएगा तभी जाकर जॉ की ग्रोथ होती है। एक तो सबसे पहले आपके लिए इंडिकेशन है कि बच्चे की अब डाइट में अब थोड़ी फाइबर वाली चीजें, फ्रूट्स, दलिया वगैरह इसमें आ जाए। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब ये दांत निकलने का अमर होता है, बहुत ज्यादा बच्चा तकलीफ से गुजरता है, चिड़चिड़ा होता है, राल बह रही होती है, चीजों को मुंह में डाल रहा होता है, उस वक्त इन चीजों की पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, यानी उसको कुछ च्यू करने के लिए निबलर्स जैसे दिए जाते हैं वो देना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली हमने देखा भी है और सुना भी है कि भाई बच्चे का दांत आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, क्या दें, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, कहते हैं भाई दांत आ रहे हैं तो लूज मोशन हो गए। एग्जैक्टली सारी चीज़ें ठीक है। दांत जब भी आएगा बच्चे का, उसके अंदर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और बच्चा उस पेन और स्वेलिंग से रोएगा, नहीं समझ में आ रहा होता। एग्जैक्टली, और दांत को अपने दांतों को या जबड़े को जैसे पीसते हैं उस टाइप की चीज, तो वो हमारे पास कुछ वो रबर की चीजें होती हैं तो वो दे देते हैं, ठीक है जी, वो उससे च्यू करता है। तो ये इन चीजों से इससे मदद मिलती है, यानी वो कहते हैं कि आपको रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स होता है, और उसके लिए गम को फाड़ के जैसे उसने टीथ में नमूदार होना होता है वो आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। दूसरा, अगर ज्यादा हो, इससे नहीं हो रहा, तो हम पेन किलर दे सकते हैं, पेन किलर देते हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करे वो पेन किलर देंगे, क्योंकि पेन किलर का भी सिलेक्शन होता है इस एज के अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कि जी दूध के दांत माशाल्लाह सारे आ गए, डाइट अच्छी हो गई, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, ओरल हाइजीन का आपने ख्याल रखना है। छोटे छोटे बच्चों के बहुत क्यूट से ब्रशेज आते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स वाले भी, उनको आदत डालिए। बच्चे के लिए डॉक्टर साहब हमेशा कहा जाता है, बिकॉज उसको आदत नहीं होती, उनका टूथपेस्ट भी अलग होता है, और पानी यानी गागल अगर आप दांत साफ करवा रहे हों तो मिनरल वाटर या पीने का पानी इस्तेमाल करें, क्योंकि बच्चा हो सकता है उसको स्वॉलो भी कर ले। एग्जैक्टली। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, जो लोग देख रहे हैं उसको, नॉर्मली मदर फीड और बॉटल फीड करते हैं बच्चे, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है इसी की वजह कर आती है। बाज बच्चे दूध नहीं पीते तो पेरेंट्स जो है उस दूध के अंदर थोड़ा कोई स्वीटनर या कोई शरबत वगैरह डाल के दे देते हैं, बच्चा पी लेता है। नॉर्मली पीने से मना नहीं है, खिलाने से मना नहीं है, बट इशू इस कि जैसे बच्चे ने दूध पिया, रात में पी के वो सो गया, तो जो उसके सबसे ज्यादा दांत अफेक्ट होंगे वो अपर के जो 6 दांत होते हैं वो बिल्कुल मतलब खत्म हो जाते हैं जी, कैविटी लग जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ ये करना है, कोई ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। एक तो पेरेंट्स जो घर में हैं वो बच्चों को प्रॉपर ब्रशिंग की हैबिट करें। अगर वो ब्रशिंग एज पे नहीं है तो एटलीस्ट गीला कपड़ा लेकर उसके दांतों को या मसूड़े को साफ कर दें। बिल्कुल बेहतरीन चीज है, ना कैविटी होनी है ना कुछ होगा। और उसको जो ब्रशिंग की आदत है, जैसे जैसे उसकी एज एडवांस होती है, फ्लोराइड टूथपेस्ट आते हैं, रिकमेंडेड टूथपेस्ट आते हैं, जैसे आपने टूथब्रशेस का बताया, बच्चा देखेगा एग्जैक्टली बबल गम फ्लेवर है, अलग अलग तरह के ऑरेंज फ्लेवर है, एग्जैक्टली, और सारे कार्टून कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपसे जरूर पूछना चाह रही थी। अब ये दांत आ तो गए और माशाल्लाह मैंने सारे, क्योंकि वो एज भी इतनी क्यूट होती है, सबके बेबी टीथ, मिल्क टीथ बड़े परफेक्ट होते हैं। अब मामला आता है जब ये दांत टूटते हैं और जो असली दांत आते हैं वो बड़े टेढ़े मेढ़े आते हैं। कुछ मिथ्स ये हैं, लोग कहते हैं अगर बच्चा बहुत देर तक फीडर इस्तेमाल करे तो फिर उसकी वजह से अपर जॉ या दांत आगे की तरफ आ जाते हैं, ये सच है या झूठ है? बॉटल फीडिंग एंड थंब सकिंग कॉमन है, बच्चों के अंदर थंब सकिंग की आदत होती है। जब वो बच्चा थंब सक करता है तो वो थंब नीचे तो है नहीं, वो ऐसे रखा हुआ है उसने ना अपर, तो ये जो जॉ बोन है इसमें डेप्थ है अंदर शायद, ठीक है। अब वो फोर्स लगाता है बच्चा, उस फोर्स से, चूंकि वो ग्रोइंग एज के अंदर है, बोन सॉफ्ट है, वो मूव करता है, मैक्सिला आगे आ जाता है, जिसकी वजह कर प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकंड चीज जो आपने बात की कि दांत निकल गए, फिर बड़े जो परमानेंट दांत आ रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। दांत टूट गया, जगह से दांत टूटा,
पेरेंट्स को चाहिए कि वो 6 महीने पर या 3 महीने पर डेंटिस्ट को विजिट कराएं। और स्पेस मेंटेनर एक चीज आती है, जिस जगह से दांत निकल गया या टूट गया उस जगह को मेंटेन रखें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर परमानेंट दांत राइट और लेफ्ट पे कहीं पे भी आएगा, क्राउडिंग भी हो जाता है। क्राउडिंग, एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल अब आपके लिए आया है कि किसी ने ये लिख के भेजा है हमें, मेरे ख्याल में तहमीना ने लिख के भेजा है कि मेरे बच्चे के दांत टूटते नहीं हैं, लेकिन जो परमानेंट दांत होते हैं वो पीछे से पहले नमूदार हो जाते हैं। ये बड़ा कॉमन होता है बच्चों के साथ, क्या करना चाहिए उस वक्त? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध के नहीं टूटे और परमानेंट पीछे से आ गया, जी बिल्कुल, ठीक है, या ऊपर से पहली चीज ये जो प्रोग्राम करने का मकसद था, जो बताने का, कि पहले तो ये ध्यान में रखें कि दूध के दांत की एज कब टूटने हैं। तो परमानेंट दांत आना स्टार्ट हो जाते हैं एट द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल की उम्र। 6 साल, 6 से 12 साल तक का टेन्योर है, परमानेंट दांत आएंगे, दूध के टूटेंगे। तो इस एज के ऊपर हर 3 to 6 मंथ पे डेंटिस्ट विजिट कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी बात, लेट सपोज अब पीछे से दांत आ गया, आप दांत आ गया तो अब वेट नहीं कीजिएगा। अगर उसका एक इतना सा बारीक सा हिस्सा भी नजर आ गया आपको मुंह में, आपने वेट नहीं करना कि जो फ्रंट वाला है टूट जाएगा, वो टूटेगा ही नहीं। फ्रंट का दांत ये पीछे से यहाँ आ गया तो वो रूट रिजॉल्व नहीं हुई ना, उसने रूट को नहीं डैमेज किया। तो अब आपको जाके लामहला डेंटिस्ट के पास जाना है और वो जो दूध का दांत है वो रिमूव करवाना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आने वाले परमानेंट वाले की शेप या उसका शेप भी चेंज होगी, वो रोटेट हो सकता है, बिल्कुल। वो क्राउडिंग वाली बात जो ओवरलैपिंग हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली आपने ब्रेसिस ट्रीटमेंट के लिए जाना। अच्छा, एक और सवाल आया जी, जो हम अक्सर बचपन में खुद भी सुनते थे कि अगर दूध का दांत टूट गया है तो उस जगह पे जबान नहीं लगाओ वरना आने वाला दांत टेढ़ा हो जाएगा। ये सही है, गलत है? नहीं, ये नहीं ये मिथ जैसे एग्जैक्टली हम स्पेशली ये कहते हैं कि अगर बहुत थोड़ा सा आया है परमानेंट दांत और दूध का मौजूद था, अब आपने रिमूव कर दिया उसको, तो हम बाकायदा कहते हैं कि इस बच्चे से बोलते हैं या उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि दांत को हल्के से ऐसे आप फॉरवर्ड कीजिए आगे की तरफ, फोर्स लगेगी तो वो उस जगह को कवर कर लेगा। ऑटोमेटिकली होता है। बच्चे को आप अक्सर देखें डांट पड़ रही होती है कि देखो दांत टेढ़ा हो जाएगा, उस जगह पे जुबान न लगाओ, लेकिन बच्चा या तो वो इच्छी होता है थोड़ा सा, या वो वैसे ही फैसिनेट हुआ होता है कि अचानक से मेरे दांत कहाँ चले गए, तो ही विल टच इट। अच्छा, एक और सवाल कि बच्चे घबराते भी बहुत हैं, अगर दांत हिल रहा हो, थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, कुछ पेरेंट्स को देखा है बाकायदा जोर लगा के खुद ही तोड़ देते हैं। आप क्या रेकमेंड करेंगे? डेंटिस्ट के पास लेके आएं, उसको साइकिल वाइकिल खेलने दें, सेब दे दें कि कोई सख्त सा सेब खाएगा खुद टूट जाए? क्या बेहतरीन तरीका है इनके? देखिए, बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप डेंटिस्ट के पास ही लेकर आएं, ताकि एक चीज हो गई, वो आगे की जो प्रॉब्लम्स है वो भी बता दे आपको, उसकी केयर के हवाले से एक चेकअप हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी जो दूसरी चीज आपने कही सेब वाली बात, यस एग्जैक्टली, डेसिडुअस टीथ दूध के दांतों में बच्चों को सेब काट के ना दें, साबित दें, वो साबित खाएं, जिससे उनकी रूट रिजॉल्व होंगी और दांत खुद ब खुद टूटने की एज पे जब आएगा वो खुद ब खुद गिर जाएगा। हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, खाने चाहिए। An apple a day will also keep the dentist away. Exactly. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद होने का। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड आई होप कि जितने घरों में बच्चे हैं और इस एज में, जैसा कि हमने बताया कि दांत जो मिल्क टीथ है उनके आने की उम्र होती है 4 से 6 महीने की उम्र में, और 6 साल से लेके आपका जो 12 साल तक की उम्र है उसमें पक्के दांत या आपके विजडम टीथ आते हैं। अगली दफा जरा अकल दाढ़ की भी बात करेंगे। कई लोगों की अकल दाढ़ आ जाती है, अकल नहीं आती। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है? वो तो हम समझते थे कि ये निशानी है कि अब अकल आ जानी चाहिए, लेकिन इस पे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, विल बी राइट बैक। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अदबी सरगर्मियों का वक्त आ गया है। आमतौर पे आप देखते हैं February marks the Karachi Literature Festival, जो कि एक माइलस्टोन इवेंट है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। इट हैपन्स एवरी ईयर इन कराची, और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर्स को, पैनलिस्ट को, ऑथर्स को और तमाम वो लोग जो बाज़ौक़ हैं उनको अट्रैक्ट करता है कराची शहर में। इस दफ़ा भी जी ज़बरदस्त तारीखें हमारे पास आज डेट्स आ चुकी हैं। लीप ईयर है तो इस दफ़ा हमने कहा 29 को एन बीच में रखेंगे इसके। 28 and 29
29th of February and the 1st of March. Absolutely free to public, happening at Beach Luxury. जल्दी पहुंचिए because first come first serve होगा when it comes to the sessions, और उसमें जाहिर सी बात है seating limited होती है. So make sure that you're earmarking the sessions that you would like to attend. तमाम details इनके Facebook page पे भी आपको मिल जाएंगी, website पे भी मिल जाएंगी. आपको बताते चलें जी कि इस दफ़ा 180 पाकिस्तानी स्पीकर्स हैं और 14 इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं. जो ममालिक इसमें रिप्रेजेंटेड होंगे वो 6 हैं, जिसमें पाकिस्तान, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल है. 9 मुख्तलिफ ज़बानें रिप्रेजेंटेड होंगी. सेशंस हैं जी 80 से ज़्यादा और 22 किताबें लॉन्च होने वाली हैं. प्रोमिनेंट ऑथर्स की भी एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, इस पर बात करेंगे. की नोट स्पीकर्स का बताती चलूँ आपको. चीफ गेस्ट होंगे जी शफकत महमूद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है. ओपनिंग में हमारे पास भी बहुत सारे लोग हैं, क्लोजिंग में भी बहुत सारे लोग हैं. नामों पे हम आते हैं. 9 किताबें जो प्रोमिनेंट बुक लॉन्चेस हैं, दी एनाकी, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन भी जॉर्ज फुल्टन दे रहे हैं जी इसका इंट्रोडक्शन. मैप्स ऑफ बिलोंगिंग बाय मुनीजा शम्सी, एंड देयर इज सो मच मोर टू टॉक अबाउट. लेकिन सबसे पहले अपने जो पैनलिस्ट को यहाँ पे वेलकम करते हैं, क्योंकि रूह रवां तो वही हैं इसके, जो इसके लिए पापड़ बेलने होते हैं, लोगों को बुलाना होता है, उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, बहुत सारी और चीज़ें देखनी होती है, वो इन्होंने की हैं. सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करते हैं. हमारे साथ मौजूद है अरशद सईद हुसैन साहब एंड ऑफ कोर्स राहीला बकई साहिबा, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड डायरेक्टर मार्केटिंग है. बहुत बहुत शुक्रिया जी. परमानेंट सीटें ये आप लोगों की, रिजर्व सीटें हमारे शो में, तो हमारे लिए तो नई बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा वंस अगेन वेरी एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग कराची लिटरेचर फेस्टिवल. अरशद साहब, आपके लिए आई एम जस्ट लुकिंग एट द रन डाउन, व्हाट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग फॉर यू पर्सनली? Well, I think putting together this festival and collaborating with our advisory board, we have a very illustrious advisory board. उसमें हमारे पास इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, मुनीजा शम्सी हैं, हारिस खलीक हैं, एंड उनके साथ मिल के हमने इस प्रोग्राम को वी पुट टुगेदर दिस प्रोग्राम. और जो थीम इस साल एडवाइजरी बोर्ड ने डिज़ाइन की, दैट वाज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स हाउ द वर्ल्ड ट्रैवल्स, एंड टू मी इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग थीम. क्योंकि अगर आप देखें तो इफ़ वी गो डाउन हिस्ट्री, दिस वर्ल्ड, हाउ societies, cultures have gotten to know each other is through the written word. और जितना इसमें डिस्कोर्स और डिबेट होता रहा है, पुराने ज़माने में लोग दास्तान गोई करते थे, कहानियाँ जो होती थी, फ्रॉम द टाइम ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स टू द रोमन्स टू ऑल द एंशिएंट सिविलाइजेशंस, अगर आप देखें तो इट्स ऑलवेज बीन द रिटन वर्ड विच हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर. तो हमारी कोशिश यही है कि थ्रू द रिटन वर्ड हाउ डू वी ब्रिंग पाकिस्तान क्लोजर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और बाकी दुनिया के लिए थ्रू जो इनके लिटरेरी फिगर्स आ रहे हैं हमारे फेस्टिवल में, उनको हमारे लोग उनको सुन सकें एंड दे गेट एन अप्रिसिएशन ऑफ the various panels that we've got. Nothing can replace the written word, Raila ji. I remember my grandfather, क्योंकि वो हमें क्लासिक्स बहुत दिखाते थे, तो सारे बच्चों को उन्होंने बिठा के 10 कमांडमेंट्स सिखाई. उसमें बड़ा फेमस लाइन है ना, सो शैल इट बी रिटन, सो शैल इट बी डन. तो लेकिन साथ साथ वो जो अभी आप बात कर रहे थे ग्रीक्स एंड रोमन्स की, उससे मुझे याद आ रहा था डोंट शूट द मैसेंजर. कभी कभार ये मीडिया पे भी और किताब लिखने वाले पे भी ये इल्ज़ाम लगता है कि ये तो आपने अपना वर्जन लिखा है और इख्तिलाफात होते हैं. कभी आपके सेशंस में इस तरह की सूरत हाल हुई कि लोगों को जो कहने वाला है या लिखने वाला है उसकी बात से अग्री नहीं करते थे? आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू डिबेट आउट थिंग्स एज वेल. अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि हर सेशन में जो 1 घंटे का होता है, लास्ट 10 to 15 मिनट्स हम क्वेश्चन एंड आंसर के लिए छोड़ते हैं, विच इज़ अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पैनलिस्ट और ऑडियंस के साथ. तो अगर किसी को इख्तलाफ है, अगर किसी पैनलिस्ट के ओपिनियन से किसी मेहमान को जो ऑडियंस में है वो एग्री नहीं करता, तो वो एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हाथ उठाए, वो अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी रेज करे और पैनलिस्ट के साथ एक तरह से डिबेट करे, उसके ऊपर बात करे. तो दैट इज़ एन ओपन फोरम जो हम प्रोवाइड करते हैं, कि ये नहीं कि जो हमारे पैनलिस्ट कहना चाह रहे हैं हम वही कम्युनिकेट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एंड देन सेकेंडली व्हाट वी कीप ऑन टेलिंग एवरीवन कि जो पैनलिस्ट वहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, that doesn't mean कि as organizer वो हमारा व्यू पॉइंट या हमारी बात कह रहे हैं. We have nothing to do with it. They are independent, they are free, they are
इट्स एन ओपन फोरम, ओपन स्पीच की उनका वो है। We need public spaces like that. मुझे लगता है कभी-कभी when I interact with academia या students के साथ अरशद साहब कि people have forgotten the art of asking questions. हमारे यहाँ जब हमने देखा था ना वो दौर बड़ा सख्त दौर है कि जिसमें टॉलरेंस हमारी ख़त्म हो गई। टेलीविज़न पे भी हम उसकी एक अक्कासी देखते हैं कि people don't अगर मैं आपकी बात से इख्तलाफ रखती हूँ तो इसका मतलब है मैं सही हूँ और आप गलत हैं। इस खाके से लोगों को निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताएं कि व्हाट आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड इज़ कि एट द कराची लिटरेचर फेस्टिवल यू ट्रूली सी अ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन। यानी अक्सर जगहों पे पब्लिक स्पेसेस में आप कहते हैं कि अच्छा जी एक ही तरह के सोचने वाले, चलो जी शायरी है तो एक ही तरह की शायरी को अप्रिशिएट करने वाले या इस सोच के इस नज़रिए के लोग हैं। एट द कराची लिटरेचर फेस्टिवल इट लिटरली बिकम्स अ मेल्टिंग पॉट। इट्स लाइक अ सैलड बोल। उसमें आपको खीरा भी मिलेगा, टमाटर भी मिलेगा और बाकी सारे रंग भी मिलेंगे। बट अरशद साहब व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग, हर दफ़ा मैं रहीला से बात करती हूँ बिकॉज मुझे पहला KLF याद है कि एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होती। हर दफ़ा एक ट्रेडिशन ये भी है कि एन KLF से पहले लम्या कोई गुगली आप लोगों को कराते हैं। इस दफ़ा क्या गुगली हुई है वो बताइए। देखिए, एक तो वो जो स्टैंडर्ड होता है कि आपके जो पैनल्स हैं वो सम स्पीकर्स आर अनएबल टू कम और तो वो चेंजेस होते हैं। अच्छा, बट इन प्लानिंग दिस फेस्टिवल वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम इसमें तमाम सूबों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन रखें, जेंडर बैलेंस रख सकें और ट्राई एंड हैव रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपने कहा कि ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन और डिस्कोर्स हो सके। उसके बावजूद भी अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वो कुछ डिबेट शुरू हो जाती है कि आपने इस पैनल पे कोई खातून नहीं है या एक सर्टन टॉपिक पे डिस्कशन है तो I absolutely love it. मैं आपको बताऊं कि gone are the days of manners. हम तो सुबह सुबह खुद ख्याल कर रहे होते हैं कि भाई अच्छा हम पे इल्ज़ाम उल्टा लगता है राइला जी। हम कहते हैं हम ख़वातीन ज़्यादा होती हैं तो हम हस्ब ज़ायका मर्द स्प्रिंकल कर देते हैं कभी कभार कुछ इश्यूज़ पे। लेकिन why so much of thought must go into now planning conferences and events। जब आपके 80 से ज़्यादा सेशंस हैं, 22 किताबें लॉन्च हो रही हैं, तो ये सोच के रखना कि जी ये मैनल नहीं हो सकता जो मैंसप्लेनिंग करे, हमें ख़वातीन भी चाहिए, तमाम तबका चाहिए, ये ज़्यादा मुश्किल बनाता है आपके टास्क को बहुत ज़्यादा। बिकॉज बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर जब हम काम करना शुरू करते हैं हाँ। तो या तो ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं और उसमें मर्द का स्प्रिंकल नहीं हो रहा होता, या मर्द होते हैं तो ख़वातीन नहीं मिल रही होती हैं और फिर हमें बहुत कोशिश करके एफर्ट लेके वो एक बैलेंस लाना पड़ता है। और ये बैलेंस, जेंडर बैलेंस भी होना चाहिए। प्रोफेशनल अगर कोई एरिया है तो प्रोफेशन वाइज भी उनकी जो मेंटल इंटेलेक्ट है उसके अंदर भी बैलेंस हो। अगर हम कोई पॉलिटिकल है तो उसमें भी बैलेंस होगा। अगर हमने एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है तो ये नहीं होगा कि दूसरे को हम इग्नोर कर दें। देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन ऑल दैट। अगर फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी है तो PTI भी हो तो MQM भी हो, एवरीथिंग शुड बी there। लेकिन हमारी इसमें कोशिश यही रहती है कि टू हैव द बेस्ट स्पीकर, टू हैव द who is an authority on the subject, irrespective of gender or nationality or ethnicity। हमारी यही है कि जी जो भी उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उसको बुलाएं ताकि जो ऑडियंस है वो एक हेल्दी डिस्कशन से फायदा उठा सके। वक्त पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा था कि हमारे यहाँ जो सोच विचार करने वाले, रिफ्लेक्ट करने वाले लोग थे वो साइलोज में चले गए थे। यानी अगर आप इस वक्त इंडिया में अगर प्रोटेस्ट हो रही है तो देखें जालिब की, फैज़ की ही नज़में पढ़ी जाती हैं। सो ये हमारा असासा थे। बट दे केम अ डेकेड एंड मे बी मोर देन अ डेकेड जब सब खामोशी हो गई थी। आज हम देखते हैं कि दोनों तबका फ़िक्र उतने ही स्ट्रॉन्ग है, उतने ही वोकल हैं। आप चाहे लिबरल्स की बात कर लें या कंजर्वेटिव्स की बात कर लें। हाउ डू यू बैलेंस दैट आउट? यानी पॉलिटिकली, जेंडर वाइज, बाकी एथनिक रिप्रेजेंटेशन तो हो जाती है। इस सोच के फ़र्क को आप इक्वल प्लेटफॉर्म कैसे तरतीब देते हैं? तो बेस्ड ऑन द टॉपिक, अगर टॉपिक में आपको एक डिफरेंट, जिस तरह मैंने कहा कि मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो उसमें दे कैन बी कंजर्वेटिव्स एज वेल एज लिबरल्स एंड दे कैन सिट टुगेदर एंड डिबेट। और इसी तरह अगर आप देखेंगे हमारे कुछ सेशंस हैं, उसमें एक यूथ एंड स्टूडेंट यूनियंस का जो सेशन है
What I really appreciate is कि डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट नहीं हो रही। वो तो आप देखें, हम टेलीविजन पे भी कर लेते हैं, डिजिटल आपको उस पर भी बहुत सारी मीडिया मिल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन इट इज़ अ सेफ स्पेस, जब आप नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप वो वाले उस जोन से निकल जाते हैं कि मैं सही हूँ तो अगला गलत है, बल्कि वो चीज़ें जो आपके लिए नई हैं, जो जदीद हैं आपके ख्याल में या मुख्तलिफ हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर पाते हैं। राइला जी, मुझे बताएं कि अभी मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ मैं बात करना चाहूँगी। हमने देखा कि कई दफ़ा ऑर्गेनाइजर्स भांप नहीं पाते कि कितने लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये पब्लिक मेला, एंड वी हैड सम प्रॉब्लम्स रिसेंटली बट विद म्यूज़िक इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स। ये तो बाज़ौक़ लोगों की जगह है, इसमें आपको लगता है कि इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, कभी आपकी सोच से ज़्यादा अवाम और लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर? लास्ट टाइम तो बिल्कुल ये हुआ था, मगर एज यू करेक्टली मेंशन, इसका हमें आखिरी वक्त तक एक धड़का तो लगा रहता है कि हाउ मेनी पीपल विल टर्न अप। लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि जब हम प्रोग्राम तरतीब दें तो उसमें जहाँ बुक लॉन्चेस रखते हैं या बहुत टॉपिकल करंट टॉपिक्स पर बातचीत होती है, वहाँ पर हम यूथ का ख्याल करते हैं कि उनको क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी, या परफॉर्मेंसेज हो जो आम मासेस को, एक जनरल क्राउड को करेगी, जैसे कवाली है तो उसकी स्पेस ज़्यादा होती है, सीटिंग मेन अरीना में रख देते हैं आप उसको। और फिर एक बैलेंस रखना पड़ता है कि क्योंकि ये एक अदबी मेला है, ये एक लिटरेचर फेस्टिवल है, वी डोंट वांट टू मेक इट इनटू अ टोटली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड फन ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ प्लेस। देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन बुक लॉन्चेस, बुक डिस्कशन, टॉपिकल टॉपिक्स, डिस्कोर्स, परफॉर्मेंसेज, तो एक सबका मिक्स होता है। वो जो बैलेंस अचीव करना होता है वो एक Yes, that is the task which has to be done. चाहे आप रिसाइटल्स के दिलदादा हों या परफॉर्मेंस आपने देखनी है, एक हेल्दी डिस्कशन देखना है, you'll get something or the other। आपसे मुझे कहा गया था कि आप तक बस एक शिकायत पहुंचा दूं कि भाई लोग ये कहते हैं कि जो उनके फेवरेट सेशंस होते हैं ना, वो ऑफन कॉन्करेंट हो रहे होते हैं, तो उनको ये बड़ी तकलीफ होती है कि भाई अब हम अक्कड़ बक्कड़ कर लेते हैं, जाएं किस वाले में। लेकिन nonetheless there is a lot of excitement around it, so many wonderful speakers coming to Karachi। अगर आप इससे महसूस होना चाहते हैं, save your spot, mark the dates, 28 फरवरी से लेके 1 मार्च तक एट बीच लग्जरी, एब्सोल्युटली फ्री। बस ये कि जरा जल्दी पहुंच के पार्किंग स्पॉट ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच अर्शद साहब, थैंक यू राइला फॉर बीइंग हियर। चलते हैं जी, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जबरदस्त टॉपिक है आज सोशल डिस्कशन का। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैंने आपसे कहा था आज बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जो हम सबकी ज़िंदगियों को असरअंदाज होता है। देखें जी, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती होगी, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल नागुज़ीर हैं। यू विल नीड अ मकान, यू विल नीड रोटी एंड यू विल नीड कपड़ा। अब ये जो मकान है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पूरी दुनिया में हाउसिंग इस वक्त एक सवालिया निशान है, बिकॉज जो तबका आपका ज़रा गुर्बत की लकीर के करीब है या मिडिल क्लास है, उनके लिए किराए को अफोर्ड करना मुश्किल होता चला जा रहा है। एंड समथिंग दैट मिलेनियल्स विल नेवर नो इज़ परहैप्स ओनिंग अ हाउस, यानी किस तरह आप घर ख़रीद सकते हैं आजकल अपनी तनख्वाहों में। इसी वजह से हम देखते हैं कि अक्सर लोग पोर्शंस को या घरों को रेंट आउट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर वो किसी शहर को विज़िट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा अहम है कि आज का हम ये इशू उठाएं कि किराएदार जो होते हैं, जो लोग घर को रेंट कर रहे हैं, उनके क्या हुकूक हैं और उनकी क्या फ़राइज़ हैं। इस पर बात करने के लिए आज मेरे पास जो पैनल है उसमें से एक साहब तो फ़ोन पे हैं, उनका अलग शो चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब एंड ऑफ कोर्स शेफ वर्दा। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वर्दा मुझे ये बताएं कि ख्वाजा साहब तो भी फ़ोन पे हैं, ज़रा जब तक हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं ताकि गुफ्तगू आराम से की जा सके। दोस्त घर से निकले लेने चले वो चीज, एक जितने रुपए थे सबके यानी पूरे 20-20। एक दोस्त ने बिस्किट उठाया, एक को चिप्स का पैकेट भाया, तीसरे ने कुछ सोचा समझा और कनौर नूडल्स उठाया। बिस्किट निकले इतने ज्यादा, चिप्स से कम भूख थी ज्यादा। जैसे ही कनौर नूडल्स आया, टेढ़ा मेढ़ा इसको पाया, घुमा घुमा के जब इसको खाया, तीखा चटपटा मजा आया। कनौर नूडल्स 20
में सबसे मजे की चीज मैजिक ही यार। नया 10 वाला टाइगर जो दे एनर्जी का डबल डोज। टाइगर एनर्जी बिस्किट्स, एनर्जी भरा डोज हर रोज। रोटी कपड़ा मकान सबके लिए बड़ा अहम है, लेकिन मकान अगर अपना ना हो तो किराए के घर में रहना पड़ता है। उससे जुड़े जितने मसाइल हैं आज उस पर बात करेंगे कि किस तरह यूटिलिटी बिल्स को आपने अगर डिवाइड करना है वहाँ एक मसला खड़ा हो जाता है, या कभी कभार पानी कितनी देर उसकी मोटर चलेगी, कौन सी बिजली का मीटर चल रहा है जबकि मोटर चलती है, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। और फिर भी अगर मालिक मकान और किराएदार में ना बन पाए तो ऐसा लगता है कि खड़े खड़े नोटिस दे दिया जाता है कि घर खाली करो। ऐसी सिचुएशंस में लीगल राइट्स दोनों तरफ क्या हैं? मालिक मकान को ये तो पता है कि हर साल यानी 11 महीने के बाद 10% आपका किराया बढ़ना है, लेकिन जो उसके अपने फ़राइज़ हैं कि घर की फिर वाइट वॉश भी करा के दे, मेंटेनेंस करा के दे, आपकी कोई मुश्किलात है तो उसको भी सुने, वो सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जी इसके साथ साथ बहुत दूसरे अहम जो इश्यूज़ हैं कि हमारे गली मोहल्लों में कौन लोग आकर रह रहे हैं, उनके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर वो फॉरेनर्स हैं तो क्या आपके दस्तावेज़ात आप उनके चेक करें। इसके अलावा कोई अगर अकेला होता है बेचारा बंदा, अगर उसकी शादी नहीं हुई भी, वो काम के सिलसिले में नया शहर में आया है, उसको तो कोई किराए पे घर देने को तैयार नहीं होता। मालिक मकान की भी समझ नहीं आती जी, किसी को बड़ी फैमिली नहीं चाहिए, किसी को छोटी फैमिली नहीं चाहिए, आखिर लोगों को चाहिए क्या, इस पे बात करते हैं। वर्दा हमारे साथ मौजूद है और माशाल्लाह मालिक मकान हैं, अपना पोर्शन इन्होंने किराए पे भी दिया हुआ है। वर्दा ये जो सारी बातें हो रही थी तुम हंस रही थी, तुम नहीं करती, तुम हर साल मेंटेनेंस करा के देती हो या नहीं देती हो? मेरा पूरा एक घर है लाइक इट्स 3 स्टोरी जो कि नॉर्थ साइड पे है, वहाँ पे हमने पूरा 3 स्टोरी जो है वो रेंट आउट किया हुआ है। शॉप्स अलग हैं, सैलून्स अलग हैं, वो रेंट आउट किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये, मैं हंस इसलिए रही थी कि आपने जो कहा ना 10% किराया बढ़ा है, दैट्स ट्रू। हमारा भी यही झगड़ा होता है कि जब भी रिन्यूअल होता है तो 10% किराया इंक्रीज हो जाता है, और वाइट वॉश भी होता है और सब मेंटेनेंस होती है। लेकिन मेरे साथ जो मसला मैं फेस करती हूँ वो ये है कि जो किराएदार हैं वो अपना घर नहीं समझते। लाइक आप रह तो रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अगर कोई एक चीज़ टूट गई है, भाई आप यूज़ कर रहे हैं उसको, तो आपका काम है कि आप उसको मेंटेन भी करें, आप उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। वो नहीं करते जी। वो फ़ोन आया था हमारे मैनेजर को कि जी हमारा नलका टूट गया है, चेंज कर दें, हमारी पाइपलाइन ख़राब हो गई है। अगर वो पानी टपक रहा है तो वो टपक टपक के टपकता ही रहेगा। आपने खुद से प्लम्बर को नहीं बुलाना, ना उसको सही करना, जब तक कि हमारा मसाइल वो हो जाते हैं ना कि जी वियर एंड टियर चले हमारा है और इसकी वजह से आपने प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया। मेरे ख्याल में मसला वहाँ आता है, किराएदार कहते हैं ये पैसे मैं दूं तो क्या मैं किराए से काटूं या ना काटूं? नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ये इश्यूज भी हैं। और वो कहते हैं कि जी आपका घर है, आपके घर की चीज में लग रहा है, हमारा घर थोड़ी है। भाई हमने तो आपको सही दिया था, लाइक अगर इफ यू आर यूजिंग इट तो आप उसको मेंटेन तो रखोगे। लाइक अगर आप घर में रह रहे हैं, आप सफाई घर की आप रखेंगे, आप ये सोचे तो नहीं छोड़ देंगे ना जी हम तो किराए पे रह रहे हैं, हम क्यों करें? इसमें वैसे ब्लैकमेलिंग का आंसर भी है। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, बहुत सारे किराएदारों को अगर आप 10 साल, लोग क्यों चाहते हैं कि 2 साल के बाद, किसी का दिल नहीं चाहता कि दोबारा से हंटिंग शुरू हो, किराए पे लोगों को नए लेके आए, एक के साथ अगर आपकी इक्वेशन अच्छी है। लेकिन मालिक के मकान भी डरे हुए हैं, उनको लगता है कि अगर किराएदार 10 साल 15 साल टिक गया तो फिर तो वो कोर्ट में चला जाता है, कब्जा हो जाता है, आप निकाल ही नहीं सकते। ऐसे केसेस तो आप रोज सुनते होंगे। देखिए जी, इस वक्त जो रेंट लॉस है हमारे मुल्क में, और इस वक्त कोर्टों में जो पेंडेंसी इस वक्त है, खासतौर पे लोअर कोर्ट्स में जी, सबसे ज्यादा पेंडेंसी रेंट केसेस की है या फिर फैमिली सूट्स हैं, मेंटेनेंस, गार्डियन एंड वार्ड्स और खुला। जी, आप अगर इस वक्त सिटी कोर्ट में जाएं और भरा हुआ आपको जो सिविल कोर्ट्स मिलेंगे, पलंदा मिलेगा, पलंदा, तो वो सिर्फ यही लोग होंगे, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, और वो खुला वाली बेचारी लड़कियां और उनके बेचारे हस्बैंड, और वो छोटे छोटे बच्चे और उनकी माएँ जो गार्डियन एंड वार्ड्स केसेस में आते हैं। सही। अच्छा, अब क्या है कि यहाँ जो हमारे यहाँ सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस है 1979 में यह आया है। इससे पहले 1913 का कानून था, उसको रिप्लेस करके आया। तो इसमें किराएदारों के और मालिक मकानों के दोनों के हकूक को अपने तौर पे आइडेंटिफाई भी किया गया और दोनों के हकूक का ख्याल रखा गया कि लैंडलॉर्ड जो है उसका तो हकूक ये है कि भाई उसको किराया जो है टाइम पे मिल जाए। अगर 60 डेज का डिफॉल्ट हो जाता है तो उसको हक है कि वो मकान अपना खाली करवा ले। अगर उसको पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए तो उसको हक है कि वो अपना मकान खाली करवा ले। इसी तरह ये जो 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, अच्छा ये क्यों 11 महीने का बनाते हैं, किसी को ये बात पता ही नहीं है।
11 महीने का इसलिए बनाते हैं कि जो 12 महीने का एग्रीमेंट होता है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, रजिस्ट्रार के पास जैसे प्रॉपर्टी होती है। सही। तो ये जो स्टेट एजेंट वगैरह ये चूंकि कानून से वाकिफ होते हैं तो ये 11 महीने का बनाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन की फी बचाने के लिए, क्योंकि जब आप रजिस्टर करेंगे तो अगर 5,000 रुपये महीना किराया है तो साल का बनेगा तो 60,000 रुपए के ऊपर रेवेन्यू के टिकट लगेंगे। वो या लैंडलॉर्ड दे या टेनेंट दे, जो भी दे, उनका आपस में जो तय हो, लेकिन गवर्नमेंट को पैसे मिलेंगे, इसलिए ये 11 महीने का बनाया जाता है। तो माशाल्लाह पूरा कराची अगर हम देखें तो 11 महीने पे चल रहा है। मतलब जो बनाते हैं 11 के, उनसे भी अगर आप कभी पूछे ये 11 का क्यों बनाते हैं उनको पता नहीं होगा। ये मैंने आज पहली दफा बताया। जबरदस्त। ये अगर 12 महीने का एग्रीमेंट होगा तो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तो इसलिए लोग 11 अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड है उस पर भी टैक्स लागू होता है और आपको गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फी या कुछ आपको देना पड़ता है, जो आप बचा रहे हैं बेसिकली। सब लोग 11 का करके बचा रहे हैं, लूप होल निकालते हैं ना। हाँ, तो आपने कहा 12 नहीं 11 कर ले, मुनासिब कर ले। एक कॉलर हमारे साथ है, जरा उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद कलीम जी। ये सर से ये जी पूछिए। ये पूछना था जी सर से, ये पूछना था कि ये जो हम लोग रेंट आउट करते हैं घर, और बाद लोग ऐसे अजीब से होते हैं कि पहले तो 2-3 महीने ठीक ही रहते हैं, उसके बाद बस पैतरा चेंज करते हैं, फिर जब उनको कहो खाली करने के लिए तो आगे से स्टे ले देते हैं। हाँ। इनमें ज्यादातर ये जो होते हैं ना, कहना तो नहीं चाहिए, वकील ही होते हैं ज्यादातर, वकील या ये वकील या पटवारी या ये जो होते हैं ना, ये जो वाकिफ होते हैं कानून से, जो ऐसे उन्होंने कहा कि लूप होल जिनको पता होते हैं। सही। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है भाई, आपका मकान? हाँ, तो ये स्टे जो ले लेते हैं ना मैम जी, हाँ जी, स्टे जो ले लेते हैं ना, सही, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है, मतलब बिल्कुल तो सही। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। पता वैसे कई लोग, जैसे अगर आप सीनियर सिटीजन्स को देखें, वो बेचारे घर इसीलिए बनाते हैं कि बच्चे रहें। पहले बच्चे चले जाते हैं अमेरिका, लंदन, साथ नहीं रहना चाहते, फिर वो पोर्शन सोचते हैं कि चलो एक अच्छा रिटायरमेंट फंड आता रहेगा, इसको किराए पे चला दें। जब लोगों को पता हो कि एक बूढ़ा आदमी अकेला है या बूढ़ा कपल अकेला है, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिसयूज भी बहुत होती है। एग्जैक्टली यही सवाल इसमें हमारा जो रेंट का लॉ है ना जी, वो इन बूढ़े लोगों का, बेवाओं का, इनका बहुत उसमें ख्याल रखा गया है, लेकिन मसला ये है कि एक तो लोगों को कानून का पता नहीं होता। सही। अच्छा, अब ये जो ब्लैक मेलर लोग जो होते हैं, बड़े बड़े हाई किरायों के ऊपर आके बंगले ले लेते हैं, उसके बाद वो चीटिंग क्या करते हैं कि 2 महीने के बाद उन्होंने आपके साइन देखे, वो नकल किए और एक 100 रुपए का कागज लेके उस पर सेल एग्रीमेंट बना देते हैं। और वो कहते हैं ये मैंने घर खरीद लिया है, किराया भी देना बंद कर देते हैं और फिर स्टे भी ले आते हैं। नहीं तो मुझे, और ये हमारे सिविल जज भी आंखें बंद करके पता नहीं मैं क्या सवाल तो मेरा ये है कि अगर इस तरह का कोई वो फौज करते भी हैं पेपर्स, तो फिर तो उनको अपने यानी बैंकिंग भी दिखानी पड़ेगी कि मैंने कितने अमाउंट में खरीदा, वो होती है। जब केस एविडेंस पे आए, फिर उनके क्रॉस एग्जामिनेशन हो, यानी एक बंदे ने 100 रुपए के कागज पे जाली सेल एग्रीमेंट बना के और जाके स्टे ऑर्डर लेके बैठ गया, वो तो 2.5-3 साल बैठ गया ना। अब एंड में जब वो हार गया केस तो वो चला जाएगा। जो हमदर्दियां है ना, वो इस वक्त मालिक के मकान के साथ है, लेकिन जरा एक और मुद्दा उठाने दे मुझे। मुझे मकान के लिए भी ये है, कई किराएदार ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि तुम कह तो सकते हो कि ये मकान मेरा है, पर सारी जिंदगी रह नहीं सकते। नहीं, मुझे एक और चीज पूछनी है ख्वाजा साहब से। आप मुझे बताएं ख्वाजा साहब, जैसे जो रेंट किराएदार होते हैं, हाँ, उनमें कुछ बेवाएं होती हैं या जो सिंगल मदर्स होती हैं, इस तरह की जो बूढ़े औरतें होती हैं, लोग होते हैं, अगर उनके नाम पे घर लिया हुआ और जब वो खाली करवाने जाए हम, तो वो स्टे ऑर्डर जो लेके आ जाती है, इसका क्या लॉ है? लाइक इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? वेलफेयर में अगर बुढ़ा वर्सेस बुढ़ा हो जाए, अगर जो आने वाला जो रेंटेड अपार्टमेंट भी बनता है 80 साल में 85 का, जी, फिर क्या करेंगे? उसके लिए ऐसा नहीं है। विडो के लिए एक सेक्शन 14 है, ठीक है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए और उसने अपना घर खाली कराना हो, टेनेंट हो तो उसको आप पुश कर सकते हैं और वो स्टे ऑर्डर वो स्टे ऑर्डर ले आती है। वो तो स्टे फिर वकेट कराना होता है ना, कोर्ट से जाके बताना होता है। आप कर सकते हैं, वही पूछ रहे हैं कि उसको विडो का उसमें कोई वो डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ ये है कि जो भी लैंडलॉर्ड है, चाहे विडो है चाहे सुहागन है, उसको किराया मिलना ही मिलना है।
सही सही। अच्छा मुझे एक और बात अगर किराया नहीं मिलता, मेरा एक सवाल, अगर आपके घर के 2 पोर्शंस हैं और आपने एक पोर्शन रेंट आउट किया है, किराएदार की भी थोड़ी बात कर लेते हैं ना, उसको भी यही शिकवा होता है कि जो शुरू में आपसे वादे किए जाते हैं, पहले दिखाया जाता है कि नहीं जी ये काम हम आपको करा के दे देंगे, वो काम वो बातें पूरी नहीं होती, कोई नहीं कराता, फिर क्या करें? वही मसला है ना, इसी तरह झगड़े शुरू होते हैं। ये पानी की मोटर का जो आपने बताया, ये कॉमन झगड़ा है, बल्कि इसमें मेरे पास 1-2 मर्डर केस भी आए। BSc का स्टूडेंट था, यंग था, बेचारा पढ़ रहा था, पानी मोटर चलाने के ऊपर हुआ, वो उत्तर के ऊपर से आया, वो लैंडलॉर्ड के बेटे ने उसको छुरी मार दी। अच्छा ये जो कह रहे थे कि 2-3 महीने के बाद, उन्होंने कहा कि 2-3 महीने बाद आपकी आपसी पर्सनालिटी सामने आती हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि किराएदार थोड़े अरसे के बाद ये नोटिस करे कि जनाब अली मेरे पोर्शन का जो बिजली का बिल आ रहा है वो 20,000 आ रहा है, और मेरे मालिक के मकान के घर में भी उतने ही AC लगे हुए हैं, वही माइक्रोवेव है, फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है, उनका बिल 2-3 हज़ार आ रहा है, तो ये गुमान होता है कि पीछे कोई ऐसा कोई जुगाड़ की हुई है, पीछे तार बिल सारा उधर जा रहा है। इसमें क्या, हमारा जहाँ ऑफिस था काशिफ सेंटर में, तो वहाँ नीचे मीटर में लोगों ने लगाई भी थी कि नहीं, तो इसका फिर क्या बेचारा किराएदार क्या करे? घर तो उनका है, मुझे तो नहीं पता होगा या किसी को तो नहीं पता होगा कि तारों में पीछे क्या हो रहा है। कोई जाके शिकायत करे कि भाई मेरा क्यों आता है और इनका कितने का आता है, वो आएंगे, वो डिटेक्शन बिल लगा देते हैं, या तो हो सकता है उसने अपने मीटर में वैसे ही कोई हेरफेर की, वो किराएदार भी बेचारा परेशान होता है ना कि हर किसी के लिए हाउस हंटिंग जो है वो इजी जॉब नहीं है और आसान नहीं है अच्छे घर मिलना। मेरे ख्याल से इसीलिए जो है वो किराएदार भी कहीं परेशान होता है, कुछ मालिक मकानात भी वाकई बहुत तंग कर देते हैं किराएदारों को। ये तो लीगल बातें कर रहे हैं, वाकई देखें आपका घर है, आप जरूर चाहेंगे कि आपके रहन सहन से मिलता हुआ, अगर आपने उस स्पेस को शेयर करना है तो आपको अपने जैसे लोग चाहिए होंगे, लेकिन ये बड़ी हैरत की बात लगती है कि लोग एथनिसिटी की बुनियाद पे, मसलक की बुनियाद पे, फैमिली साइज कितना बड़ा है, इस बुनियाद पे फैमिलीज रिजेक्ट हो रही थी। ये बिल्कुल वही मामला होता है जैसे रिश्ता तय हो रहा होता है, रखना और रिश्ता करना तो बराबर है। एक कॉलर भी हमारे साथ इंक्वायरी करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करके फिर आगे बढ़ते हैं। रिश्ते में तो खुला हो जाती है, इसमें ये भी नहीं होती, इसमें स्टे आता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये शबीर हुसैन साबिर मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी शबीर साहब, आप बताइए, मुल्तान में किराएदार मालिक के मकान के वही झगड़े हैं जो हम पूरे पाकिस्तान में देखते हैं? जी झगड़े तो नहीं है, अगर कोई गरीब आदमी है उसका 6,000 रुपए किराया है जी, वो हर साल उसकी आमदनी तो बढ़ती नहीं लेकिन किराया बढ़ जाता है, इसके बारे में पूछना था। लाभ में कोई ऐसी बात है? लोगों ने खुद बना दिया है, लैंडलॉर्डों ने, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 3 साल में 10% बढ़ाने का इख्तियार है। सदके अब चूंकि रिन्यू करना होता है एग्रीमेंट। नवीद साहब, ये बार बार ये बात कहेंगे, देखिए हर साल 10% नहीं बढ़ता, 3 साल में 10% बढ़ना है। लेकिन वो हर लैंडलॉर्ड 10% सालाना बढ़ाता है, ये भी बढ़ाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपके मेरे ख्याल में सवाल का हमने जवाब दे दिया कि तनख्वाह देखिए हर साल नहीं बढ़ती है। लैंड लेडी साथ बिठाई, क्या कर रही हो तुम? आवाज नहीं आ रही, ऐसी बातों की आवाज नहीं आती, ब्रेक लेना पड़ता है, वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, 2-3 चीज़ें ज़रा जल्दी हमने डिस्कस करनी है, वक्त का मुकाबला सख्त है। एक तो सबसे पहले ये कि अगर किराएदार और मालिक मकान घर की वो जो स्पेस है, पोर्शंस है, उनको शेयर कर रहे हों तो उसमें काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशंस भी हो जाती हैं। पहले तो ऑफकोर्स पर्दादारी का लोग ख्याल नहीं रखते। एट टाइम्स अगर आपकी हेल्प है, अगर आपके घर में कुक है, शेफ़ है, गार्ड्स हैं या ड्राइवर्स हैं और आपने वो पोर्शन शेयर किया हुआ है, तो जिस तरह आप अपने घर में पर्दादारी का ख्याल रखते हैं, लोग अक्सर इस बात पर कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि जी यहाँ पे तो लोगों की आमदोरफ्त नहीं ख़त्म हो रही। एक ये मसला। दूसरा ये कि अगर मालिक मकान को ये गुमान हो कि जी आपको सिर्फ ये घर रहने के लिए दिया है लेकिन छत अभी भी मेरी है, उसमें भी वो एक्सेस पे बड़े रोड जमाते हैं बगैर बताए। खास तौर पे जहाँ छत पे लोग सोते हैं, अभी भी रिवाज है जी पुराने लाहौर में, तो वहाँ इस बात पे बड़े झगड़े होते हैं कि छत पे हमारा बेटा सोएगा, मालिक मकान का। अरे भाई नीचे किराएदार रह रहा है,
बेपर्दगी हो रही है या प्रॉब्लम है, तो हमारा बच्चा जो ऊपर पोर्शन की छत उनके यूज में यूजुअली आती है, तो नीचे से कोई पोर्शन से ऊपर चला गया तो उस पर झगड़े होते हैं कि नहीं आप छत यूज नहीं कर सकते, हम यूज नहीं करेंगे। इससे ऐसे झगड़े जो स्पार्क करती है ना, वो आपका डोमेस्टिक स्टाफ भी करता है, यानी आपकी हेल्प। अब आपकी हेल्प ने आपको चढ़ा दिया, बाजी मैं उनकी साइड का सहन नहीं साफ करूंगी, आपकी लड़ाई शुरू। फिर सीढ़ियां, अब लिटरली ये एक्चुअली इशू होता है कि भाई अगर आपकी मेड है तो वो सिर्फ आपके सामने की सीढ़ियां साफ करेगी, भाई अगर वो आपके एरिया में नजर भी आ रही है तो वो नहीं करेगी। जी मैं नहीं करूंगी, इसकी ऊपर से नीचे आ रही है। और अगर गलती से उस साइड पे कोई पेड़ हो जिसके पत्ते भी गिरते हो तब तो और मुश्किल हो जाती है, सफाई नहीं करूंगी, ये मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, ये उधर से गिरा है, ये दैट्स ट्रू कि वो बीच में पत्ते को पकड़ के ना आप फिर नोटिस करेंगे मेरा पौधा है ये आपका पौधा है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सिद्रा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, क्या हाल चाल है बाप साहब आपके? अल्लाह के शुक्र है, आज माशाल्लाह ख्वाजा साहब भी बैठे हुए हैं, है ना? और अब हमने कहा दिल की आवाज पूरे पाकिस्तान की, उस पर बात की जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा देखें, रेंट के हवाले से मैं कहूँगा अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद की हद तक चीजें बहुत स्मूथ लाइन हैं। अच्छा, इस पे मैं आती हूँ ना, इस्लामाबाद में क्यों स्मूथ हैं चीजें, क्योंकि वहाँ पे सारे एम्बेसीज को जो क्यों आपने किराए पे दिए हुए और वो डॉलर्स में आपको पे करते हैं। आपको ये रुपए वाला मसला ही नहीं है, उन्होंने भी साल के लिए आना, अच्छी अच्छी गुजर जाती है। इब्राहिम लिंकन की फोटो होती है। और नहीं वैसे भी इंटरनेशनली अगर देखा जाए इस चीज को, तो वो जो वो रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं इंटरनेशनली, जो लोग आते हैं टेनेंट्स आते हैं जिनको हम आप रेंट आउट करते हैं चीजें, वो उसी स्मूथनेस को फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं, वही रूल्स वो यहाँ पे भी कर रहे होते हैं। और देखो ना, देखो उनको ओपन किचन देते हैं ना, तो ओपन किचन में उसने एक बेचारे ने टोस्ट बनाना है, थोड़ा सा सीरियल खाना है, उसने कहा निहारी पाए बनाने के तुम्हारा ओपन किचन खराब हो, तो ये सारे भी तो पराठे पकने घी उड़े और घी उड़े। तो ये एक आध बंदा जो आता है इस तरह के सेकॉन्डमेंट, वो तो बड़ा खुश रहता है। बट बात साहब आप सही कह रहे हैं, कैपिटल सिटी में शायद लोग वैसे भी ख्याल रखते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा शहर है जी, आम तौर पे जो वहाँ पे जाते हैं वो प्रोफेशनल क्लास होती है, चीज़ों को ज़रा समझदारी से लेती है, तो आई थिंक मैनेज हो जाती है। लेकिन हाउसिंग इज़ अ बिग इशू। अच्छा वर्दा, हम एक बात जो कर रहे थे कि ऑफ कोर्स लोगों ने कहा कि जब नकल मकानी ज़्यादा होती थी, डिस्प्लेसमेंट्स भी बहुत हुई, कई दफ़ा आपको नहीं पता होता कि आपके घर में कौन रह रहा है। आप वक्ती फ़ायदे के लिए कि अच्छा जी पैसे अच्छे मिल रहे हैं, आपने रेंट आउट कर दिया, बाद में ये भी पता चला है कि दहशतगर्द ग्रोह, तखरीबकार, एक्सट्रीमिस्ट, से लोगों को भी अभी लॉ आ गया है कि आप जो भी किसी को टेनेंट रखेंगे, आप उसके रेंट एग्रीमेंट की कॉपी जो है वो जमा करवाएंगे आपके थाने में, और ताकि थाने वालों के पास भी उसका रिकॉर्ड हो, और अगर जो जमा नहीं करवाता तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें लैंडलॉर्ड के ऊपर एफआईआर भी कट जाती है। बल्कि वो जो कोई कौन थे वो जर्नलिस्ट जिनको अंदर कर दिया था, इसी बात पे कर दिया था कि जी उन्होंने किरायानामा। साहब एक छोटा सा सवाल आपसे करना था कि जो हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, कई दफ़ा लोगों को ये एतराज़ भी सामने में आया है कि घर खाली कराने पे बात करते हुए कि जी हमें तो आपने बताया नहीं था कि आप फलाने दीन से आपका ताल्लुक़ है या इस मसलक से आपका ताल्लुक़ है। ये राइट्स क्या होते हैं? क्या ये टेनेंट को डिक्लेयर करना ज़रूरी है? नहीं, ये तो खैर नहीं है, वो तो लैंडलॉर्ड की एक अपनी बात है। जिस तरह हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे कि जिस तरह रिश्ते की आप स्क्रूटनी करते हैं, तो आजकल भी लैंडलॉर्ड किराए पे देने से पहले किराएदार की पूरी स्क्रूटनी करते हैं। अगर तो ठीक है, अगर उस वक्त आपसे कोई नेग्लिजेंस हो गया है तो फिर तो मसला ये है कि आप फंसेंगे, और वो आपकी बात के कौन सा सेक्ट है, क्या करता है, हर तरह का, और उसने आगे अगर वहाँ पे अपने वो रिचुअल्स करने शुरू कर दिए, मिसाल के तौर पे कोई कहता है जी हमने तो यहाँ मजलिस करानी है, दूसरा किराएदार कहता है मैं तो यहाँ मिलाद कराना है, तो हम हर हफ्ते तबलीग का इज्तिमा करेंगे, यहाँ हर हफ्ते हमारे पास लोग आएंगे जुमेरात को। तो अब ये बड़े मसाइल हो जाते हैं कि आपने तो उस बंदे को रहने के लिए दिया था, पता चला वहाँ 40 मौलवी आ रहे हैं। बट आई सजेस्ट कि इन सब चीजों के मामले में पहले आपको डिस्कस कर लेना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। चाहे आप रेंट आउट कर रहे हैं या आप रेंट पे जा रहे हैं, आप मालिक मकान है, आप जिनको दे रहे हैं, सिस्टम्स इनकी बात बड़ी वैलिड है ना कि अब कई देख ऐसे होते हैं, मतलब वो कहते हैं जी मैंने तो हर हफ्ते में इलाज कराना है मेरी मरहुमा माँ की याद में, कुरान शरीफ का खत्म कराना है। अब आप उसकी माँ का खत्म तो मना नहीं कर सकते, लेकिन अब वो 100 बंदा आ जाता है खत्म करने, उतने तो साल में एक ही बार होगा ना। नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर इस तरह के ओकेजन्स हो, पूरी गली ब्लॉक हो जाती है, पार्किंग बड़े मसाइल होते हैं जी। अच्छा जी, शादी और फौगी, ये हर साल बच्चा पैदा होता था लालू खेत में, तो हर साल अकीका करता था। आपके पास ना ऐसे किस्से होते हैं, अकीका करता था, तंबू लगा देता था। जिस बंदे की कार रात को घर में खड़ी होती थी, वो बेचारे ने तंबू की वजह से बाहर खड़ी की और वो कार ही चोरी हो गई।
फैज़ा, वैसे आपस की बात है, हमने एक बात ज़रूर करनी थी कि देखें, जब लोग घर किराए पे रहते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका तर्ज ज़िंदगी दूसरे से मेल खाता है या कहीं ना कहीं उससे इंटरेक्शन आपकी होती है। कुछ बड़े अहम मामलात होते हैं ज़िंदगी में वर्दा, जैसे शादी ब्याह का मसला है, फौतगी अगर घर में हो जाए, या जिस तरह कोई शख्स बहुत अलील है, ऐसी सिचुएशंस में अक्सर देखा गया है कि अगर मज़ीद इसमें टेंशन बिटवीन द टेनेंट एंड द लैंडलॉर्ड हो जाए तो चीज़ों को और ख़राब कर देती है। यानी टेनेंट मालिक के मकान को डर लग जाता है, ये शादी वाला घर है, अब तो यहाँ पे इतने मेहमान आए हुए, घर का बेड़ा गर्क हो जाना है, तो फिर क्या करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे देखिए मैं कहूँगी मालिक मकान की भी गलती है कि देखिए आपको खुद भी सोचना चाहिए कि चाहे शादी किसी भी घर में हो, जब आपने उनको घर रहने के लिए दे दिया है तो जस्ट प्रिटेंड कि आप हर चीज़ पे ऑन द टॉप, आप हर चीज़ पे अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। उसके अगेंस्ट में वो आपको पे कर रहे हैं जितना रेंट आप मांग रहे हैं। दे आर नॉट लिविंग इन अ फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप उनको कह सकते हैं जी आपके इतने मेहमान नहीं आएंगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यहाँ पे मालिक मकान को भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को अपने दिल बड़ा करें, उनको कि आप यही चीज आप अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मालिक मकान अल्लाह ताला ने आपको इतनी साहिब हैसियत किया है कि आप रेंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप रेंट आउट करके भी अगले बंदे को परेशान करें। अच्छा, हमारे यहाँ वर्किंग हॉस्टल्स नहीं हैं, तो ये बात भी करनी ज़रूरी है कि जो लोग प्रोफेशनली दूसरे शहरों में मूव करते हैं, अगर सिंगल होते हैं, फैमिली साथ नहीं होती हैं, उनके लिए घरों को किराए पे लेना या पोर्शंस किराए पे लेना हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मुश्किल है, चाहे लड़का हो या लड़की। उस पर बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा शाहिद अहमद है। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे? मैं बहुत कहना चाहता हूँ मगर मुझे टाइम देना पड़ेगा। मैं अच्छी बातें बता दूं आपसे। मेरी 3 साल पहले बात हुई थी। ये ख्वाजा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे वकील हैं, बड़े अच्छे जज थे, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सिटी कोर्ट में जो डेट दी जाती है वो उसके मुताबिक मैं कहूँगा ये डेट अपना वो लोग डेट देते हैं सिटी कोर्ट में या हाई कोर्ट में, ये 2-4 दिन का उसी वक्त नेक्स्ट 1 महीने बाद डाल देती है। ये डेट देना बंद कर देनी चाहिए। जो जज अगर डेट दिया जाए उसी पर उस दिन फैसला। बिल्कुल सही जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तारीख पे तारीफ वाली बात है ख्वाजा साहब यहाँ पे। लेकिन सिंगल लोगों का जरा मसला बताएं ना, वो बेचारा लड़का हो या लड़की हो, उसको पोषण या होना चाहिए। लड़कियों के लिए तो खास तौर पे बड़े प्रोटेक्टेड हॉस्टल्स बनने चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ काम करने वाली लड़कियां बहुत आ गई हैं जिनको जॉब्स मिलती हैं, तो अब वो बेचारी कहीं पे जाके अगर लेती हैं पोर्शन घर का किराए पे, वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील करती हैं। लेकिन अगर इस तरह से हॉस्टल्स हो जिस तरह YMCA के या इस तरह होते हैं और इसको प्रोफेशनली लोग बनाएं, न्यूयॉर्क में आप जाके देखें तो लोगों ने पूरी बिल्डिंगें बना के हॉस्टल्स बनाए हुए वर्किंग वुमेन के लिए। वहाँ लड़कियां रहती हैं, नीचे रिसेप्शन है, बल्कि कई जगह तो वो ब्रेकफास्ट भी सर्व कर देते हैं। बिल्कुल, और लॉन्ड्री रूम्स आपके कनेक्टेड होते हैं। फिर एक कॉमन रूम होता है जिसमें नीचे टीवी लगा होता है, हमारे सारे आके शाम को बैठ के वहाँ टीवी भी देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर इतना भी वाइड नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम हॉस्टल्स तो बना दें। लेकिन हॉस्टल्स बनने चाहिए। हॉस्टल्स के अलावा हमारे यहाँ तो जो लिविंग कंपाउंड्स बन रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट्स जो लोग कहते हैं ना, ईजादी कराची की थी, उसमें भी आप देखिए जिद्दत नहीं आ रही है, एक रिसेप्शंस का माहौल नहीं है, मेंटेनेंस नहीं देते। ये वैसे मुझे आपसे पूछना था ख्वाजा साहब कि चाहे किराए पे लें या बाकायदा खरीद के लोग अपार्टमेंट जब लेते हैं, वो अपार्टमेंट की जिम्मेदारी किसकी होती है? क्योंकि थोड़े मालिक जो है, जो वहाँ यूनियन बनी होती है, वो मंथली मीटिंग में तय करते हैं कि इसमें 1500, अब तो 1500 2,000 हो गया, बल्कि 5,000 हो गया कई जगह मेंटेनेंस जो अच्छे अपार्टमेंट्स हैं जी। तो क्योंकि सफाई और ये उसके इंतजाम उसका एक्सटीरियर वगैरह देखना पड़ता है। हाँ जी। तो अब क्या है कि वो मेंटेनेंस तो फिर एक बंदा नहीं दे रहा, अब वो दूसरों की कॉस्ट पे रह रहा है और फिर बदमाशी भी कर रहा है। एक मेरे पास ट्विटर पे मैसेज आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वर्दा, इस पे बात करने एक ब्रेक के बाद, कि जी जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, मालिक मकान उनको घर देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा सारे बच्चे छोटे हैं, ये तो घर का सत्यानाश कर देंगे। तो अब वो छोटे बच्चे वाले जो किराएदार है वो किधर जाएं? इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चों के बड़े होने का वो फिर उनको फिर एक आदत भी होती है कि फिनाइल से साफ करने हैं बाथरूम। लेकिन वो पढ़ा लिखा तबका मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, व्हाइट कॉलर, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आदमी काम करता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड, दूसरा वो आपको सारे जो फेयर्स होते हैं, आपके एक स्टे ऑर्डर, ये वो आप कहते हैं कंपनी है, अपनी नौकरी के साथ तो वो नहीं करेगा, वहां तक रसाई होगी तो एक आपका एक पलड़ा भारी रहता है, सेफ साइड आपको रहता है, तो ये इस चीज पे होता है। बट ब्रदर, आई थिंक हाउसिंग इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज इशू फॉर पाकिस्तान, एंड खास तौर पे कराची शहर के बारे में हम कहना चाहेंगे। तो जहाँ पे
भी ऐसी अरेंजमेंट्स हो, खुश उसलूबी से मामलात को बढ़ाएं। ज़रूर आपके पास लीगल फ्रेमवर्क में आपके हुकूक भी मौजूद हैं, आपके फ़राइज़ भी मौजूद हैं, लेकिन आपसी अखलाक से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो सोल्यूशन की तरफ जाएं और थोड़ा मोहब्बत से और सोल्यूशन की तरफ जाएं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को राई का पहाड़ बनाया जाए, इशू किया जाए। एक बैठ के एक टेबल टॉक करके भी मामलात को जो है वो हो सकता है आपको ऐसे मालिक मकान भी मिल जाए ना, वर्दा जैसे। बहुत बहुत शुक्रिया वर्दा ख्वाजा साहब फॉर बीइंग हियर। इसी के साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कल का हमारा सरप्राइज एपिसोड आपने देखना भूलना नहीं है, बिकॉज 27 फरवरी 2019 को हुआ था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। वी हैव अ स्पेशल प्लान फॉर यू टुमारो। कल आप देखिएगा उसको। अभी चलते हैं हम क्लोजिंग की तरफ। कल मुलाकात होगी विद दिस वेरी स्पेशल, और यहाँ से मुलाकात नहीं होगी, वीड बी समवेयर एल्स। आपने देखना जरूर है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।